एमईएस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं मिश्रा सर आप सबको आज व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं कक्षा 5 का व्याकरण आप सबको पढ़ाने चल रहा हूँ। ये बुक है व्याकरण की, सभी बच्चे बुक अवश्य ले लें, ठीक है ना। तो ये पहला पाठ है आपका, जो है भाषा और व्याकरण, ठीक है ना। पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। ये मैं आपको ग्रीन बोर्ड पर लिखा हूं और मैं इसे समझा रहा हूं। इतनी चीजें इस आपके पाठ में हैं, ठीक है ना। तो पाठ का नाम है आपका भाषा और व्याकरण, ठीक है ना। भाषा और व्याकरण। इस पाठ में सभी बच्चे जो है क्या क्या जानेंगे, जो आपके बुक में लिखा हुआ है। पहले हम जानेंगे भाषा क्या है, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पर भाषा के भेद। भेद का मतलब होता है इसके कितने भाग होते हैं, ठीक है ना। और जो है इसमें दिया भी गया है मौखिक या कथित भाषा, लिखित भाषा, तो ये इसमें आपका दिया गया है। फिर है बोली। बोली के बारे में हम जानेंगे, बोली क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषा। फिर लिपि क्या है, लिपि की परिभाषा और उसके बारे में भी जानेंगे। फिर व्याकरण, व्याकरण क्या है, ठीक है ना। तो व्याकरण के बारे में भी हम इस पाठ में जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम जानेंगे कि व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका 3 भाग है, ठीक है ना। व्याकरण के अंग में 3 भाग हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार, ठीक है ना। तो इतने चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। आइए बुक आपको हम पढ़ करके और इसे मैं आपको समझा रहा हूं। तो बुक सबके पास होनी चाहिए, सभी बच्चे बुक खोल लें और इसको पढ़ें और समझें, ठीक है। मैं आपको जो कठिन शब्द हैं उसको भी जो है समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। भाषा और व्याकरण इंग्लिश में भी लिखा गया है लैंग्वेज एंड ग्रामर, ठीक। भाषा, लैंग्वेज, भाषा क्या है इसके बारे में आपके बुक में लिखा हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज से उसका गहरा संबंध होता है। भाषा इस संबंध को बनाए रखने में सहायक होती है, जिसमें ध्वनियों के माध्यम से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। ध्वनि मीन्स होता है आवाज, माध्यम, माध्यम से यानी उस साधन से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, यानी इसको प्रकट किया जाता है। इन अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान ही भाषा का मुख्य कार्य है। यानी इन अभिव्यक्तियों का जो है आदान प्रदान यानी लेना देना जो है, यही भाषा का मुख्य कार्य होता है। संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत आप सब पढ़ते हैं ना, संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो संस्कृत की भाष ये शब्द है, ये तो धातु कहते हैं, क्रिया रूप जिसे कहते हैं हम, ये धातु है। धातु मीन्स क्रिया, ठीक, जिसको इंग्लिश में आप लोग वर्ब बोलते हैं। संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी इससे निकला हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। भाष मीन्स बोलना, ठीक। भाषा की ध्वनियां अर्थात अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं। ध्वनियां मीन्स आवाजें, ठीक है। भाषा की जो ध्वनियां हैं यानी आवाजें, वो अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं। ऐसे शब्दों का निर्माण करती हैं जिसका कोई मतलब होता है, अर्थ निकलता है, जिनकी मदद से मतलब सहायता से वाक्यों का आदान प्रदान किया जाता है। सरल शब्दों में हम भाषा के लिए यह भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं परिभाषा के रूप में। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे के भाव या विचार समझते हैं। यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों यानी भावों को क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भाव या विचार को स्वयं समझते हैं। तो ये परिभाषा आप याद कर सकते हैं। भाषा के भेद, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। भाषा के भेद कितने हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, वो इसमें बताया आपको। हम अपने मन के भावों या विचारों को 2 रूपों में प्रकट कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 रूपों में हम अपने विचारों या भावों को प्रकट कर सकते हैं, यानी
प्रदर्शित कर सकते हैं। बोलकर, मुंह से बोलकर, लिखकर अथवा लिखकर। बोलकर कहने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक मुंह से बनना है, मुंह से बोलना जो जाता है वो मौखिक, ठीक। बोलकर कहने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं और लिखकर कहने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। तो आप समझ गए ना लिखित भाषा क्या है और मौखिक भाषा क्या है। किसी बात को हम जब बोल करके जो है प्रकट करते हैं, जैसे मैं आपको बोल करके जो है बता रहा हूं, तो ये बोल करके मौखिक रूप से मैं आपको बता रहा हूं। अब जब कोई चीज ब्लैक बोर्ड पर, तो इसमें ग्रीन बोर्ड पर जैसे लिखा गया भाषा, ये लिख दिया गया है, आप इसको देख करके पढ़ सकते हो, लिखित हो गई, ठीक है ना। इसी को मैं बोल रहा हूं, ये मौखिक हो गई। तो ये है आपका लिखकर कहने वाली भाषा को लिखित भाषा और बोलकर कहने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। अब आइए मौखिक अथवा कथित भाषा क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। किसी के सामने जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मौखिक बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं। भाषा के इस रूप का प्रयोग बहुत अधिक होता है, ज्यादातर होता है, क्योंकि इसका प्रयोग पढ़े लिखे अथवा अनपढ़ सभी व्यक्ति कर सकते हैं। जो अनपढ़ है, निरक्षर है, अक्षर भी नहीं जानते पहचानते, वे भी मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए मौखिक भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज, ठीक है, ये ओरल लैंग्वेज है और ये आपका रिटन लैंग्वेज हुआ, लिखित भाषा जिसको कहते हैं, ठीक है ना। लिखित मतलब लिखी जाने वाली। किसी के सामने आप अपने विचार जब हम लिखकर प्रकट करते हैं तो ये लिखित भाषा कहलाती है। इस भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे व्यक्ति कर सकते हैं। जैसे सामने दीवार पर लगे पोस्टर में लिखित भाषा का ही प्रयोग किया गया है। जैसे ग्रीन बोर्ड पर मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है ना, लिख करके समझाया। अब इसमें क्या लिखा है, आप पढ़े लिखे हैं, अक्षर पहचानते हैं, सब आप समझ जाएंगे। लेकिन जो अनपढ़ है, लिखा पढ़ा नहीं है, वह लिखित भाषा को नहीं पढ़ सकता है, तो मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। तो ये आपका मौखिक भाषा और लिखित भाषा हुई, ठीक है। अब आगे पेज खोलिए आप। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है ना। इस संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अपने स्कूल में आपको 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, मैं बताया करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ये 3 भाषाएं तो सब लोग जानते हैं ना। तो इसी प्रकार से इस संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, उड़िया, मलयालम, असमिया, संस्कृत, पंजाबी आदि। तो इसमें इन सभी भाषाओं में आप 3 भाषा जानते ही हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। बोली क्या है, आइए बोली के बारे में जानते हैं कि बोली क्या है। बुक में आप देखिए, धीरे धीरे भाषा का विस्तार होता गया और अनेकों परिवर्तन भी होते गए। परिवर्तन मीन्स बदलाव, चेंजेस। ये परिवर्तन किसी अन्य छोटी भाषा को जन्म देते हैं जिन्हें बोली कहते हैं, जिसका प्रयोग क्षेत्रीय निवासियों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने में मौखिक रूप से किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, जो कुछ ही क्षेत्र तक सीमित रहती है, वहां के लोगों के द्वारा ही बोली जाती है, ठीक है। जैसे आपका अवधी है, ब्रजी है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है इसे हम बोली कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अवधी तथा ब्रज भाषा और बिहार के कुछ भागों में भोजपुरी बोली जाती है। तो ये क्षेत्रीय बोलियां हो गई, ठीक है ना। तो बोली का प्रयोग लिखित रूप में नहीं होता है। जो बोलियां होती हैं इससे हम लिख नहीं सकते हैं। बोली एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है, यानी ये कुछ सीमित क्षेत्र के लिए ही होती है, वहीं पर ये बोली जाती है। इसका प्रयोग केवल आपसी बातचीत में ही होता है। इस बोली का प्रयोग हम आपसी बातचीत में ही करते हैं, इसका लिखने में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी कोई लिपि नहीं होती। बोली की कोई लिपि नहीं होती, इसलिए इसे लिखा नहीं जाता है। लिपि क्या है,
भाषा को, इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट। ठीक है, तो भाषा को लिखने के लिए मूल ध्वनियों के संकेत के रूप में कुछ चिन्ह मान लिए जाते हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे आपको सबको ABCD पढ़ाई गई, आ से ग तक पढ़ाया गया, ठीक है ना, तो इसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, क ख ग, तो ये लिपि हो गई, ठीक है ना, और इसका हम उच्चारण करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से भाषा को लिखने के लिए मूल ध्वनियों के संकेत के रूप में कुछ चिन्ह मान लिए जाते हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण मीन्स अक्षर। इन चिन्हों का एक निश्चित क्रम और व्यवस्था होती है, ये एक के बाद एक रखे जाते हैं। भाषा में प्रयुक्त होने वाले ये ध्वनि चिन्ह की ही लिपि कहलाते हैं। भाषा में जो प्रयोग किए जाने, प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए जाने वाले जो ध्वनि है, ध्वनि के चिन्ह हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखने की को लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा हो और उसकी जो ध्वनि होती है, जो हम बोलते हैं, जो आवाज निकलती है, उसके लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में ए बोलते हैं ना, तो ए अलग तरीके से बनता है, ठीक है ना। आ हिंदी में आ लिखते हैं, आ बोलते हैं, और आ जब लिखते हैं तो उसका भी एक अलग चिन्ह होता है। का अलग चिन्ह होता है, खा का अलग चिन्ह होता है। तो ये आपकी लिपि हुई, ठीक है ना। तो किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखने की को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की लिपि अलग होती है, ठीक है ना। जैसे अंग्रेजी की अलग लिपि है और हिंदी की अलग लिपि है, ठीक है ना। तो इन भाषाओं, सभी भाषाओं की लिपि अलग होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जो अपनी हिंदी है ना, इसकी जो लिपि है उसे देवनागरी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। जो अंग्रेजी हम आप पढ़ते हैं, उसकी लिपि जो है वो क्या है, वह जो है रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, और संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। जो संस्कृत हम आप पढ़ते हैं ना, उसकी भी लिपि देवनागरी है। हिंदी जो है वह संस्कृत की जननी मानी जाती है, यानी जो हिंदी है वो संस्कृत से ही निकली है। तो इसलिए दोनों की लिपि जो है वह क्या है, वो देवनागरी लिपि ही है। जो अक्षर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वही संस्कृत में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब आइए व्याकरण क्या है समझते हैं हम, ग्रामर, ठीक है। ध्वनियों के समूह को नियमबद्ध रखने की व्यवस्था का नाम ही व्याकरण है। यानी जो ध्वनियां निकलती हैं उसके समूह को नियमबद्ध, नियम तरीके में बांध करके रखने की व्यवस्था को ही हम व्याकरण कहते हैं, जिसमें भाषा को सही ढंग से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने की रीति का उल्लेख होता है। ये कैसे लिखा जाएगा, किस क्रम से लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है, इसका उच्चारण कैसे होगा, इन सब नियमों का उल्लेख होता है। भाषा यदि अशुद्ध होगी तो उसका सही अर्थ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर भाषा अशुद्ध रहेगी तो उसका अर्थ जो है हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे, और भाषा का रूप भी स्थिर नहीं रह सकेगा, यानी उसका रूप बदल सकता है। व्याकरण वह शास्त्र है, एक लाइन में इसकी परिभाषा आप इस तरीके से दे सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा समझना सीखता है। यानी व्याकरण नियमों का वह समूह है जिससे हम जो है उस किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और समझना सीख जाते हैं। अब व्याकरण के अंग कौन कौन से, पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। अभी आपको मैंने बताया, यहाँ पर आपके ग्रीन बोर्ड पर भी दिया गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण का मतलब अक्षर होता है, वर्ण विचार के आधार पर, और दूसरा है शब्द विचार के आधार पर, और तीसरा है वाक्य विचार। ये जो है 3 अंग होते हैं इसके मुख्य रूप से। नंबर 1 वर्ण विचार, फोनोलॉजी, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो
इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। इस अंग के अंतर्गत वर्णों का आकार, वर्ण कैसे लिखेंगे, उनका आकार कैसे होता है, भेद, उनके प्रकार कितने होते हैं, उच्चारण, इसको हम उच्चारण कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे कैसे, और उनके मेल और उसको उनको मिलाएंगे कैसे, मेल से शब्द निर्माण और उनके मिलाने से शब्द कैसे बनाएंगे, और अध्ययन कैसे किया जाएगा, ये इस पर विचार होता है वर्ण विचार में। वर्ण का मतलब अक्षर, अक्षर के बारे में। दूसरा है शब्द विचार, ठीक है ना। तो शब्द विचार का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व, उनकी उत्पत्ति तथा बनावट का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं, शब्दों के रूप कैसे होते हैं, ठीक, उनके भेद कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका महत्व क्या है यानी उपयोगिता क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, बनते कैसे हैं, उत्पत्ति होना मतलब पैदा होना यानी बनना, वो बनते कैसे हैं, तथा बनावट और उनकी बनावट कैसे होती है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है शब्द विचार के अंतर्गत। ठीक, अगला है तीसरा नंबर आपका है वाक्य विचार। वाक्य, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, इसके अंतर्गत वाक्य रचना यानी शब्दों के मिलाने से अक्षर जो है वाक्य बनते हैं, वर्णों के मिलाने से शब्द और शब्दों के मिलाने से यानी समूह से मिलकर के जो है वाक्य बनता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत वाक्य रचना यानी वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य कैसे बनते हैं, उनके भेद और वाक्यों के कितने प्रकार हैं, बनावट वो कैसे बनते हैं, शुद्धता ये शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, सही है कि गलत है, तथा रूपांतरण और एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना रूपांतरण कहलाता है। इसका आदि का अध्ययन हम वाक्य विचार के अंतर्गत करते हैं। तो ये पाठ आपका समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम आपको अगले दिन पाठ 2 पढ़ाएंगे। इसको सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें, समझें, और जो इसमें आपको जो है अभ्यास कार्य दिया जाएगा, इस बुक से, इस पाठ से आप जो है मदद ले सकते हैं। थैंक यू।